रिबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री। चैप्टर 1। रुद्रशिली दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर पहाड़ों के तल में बसा हुआ एक टाउन। यहाँ की बात ही अलग है। कहते हैं कि यहाँ की रातें सबसे ज्यादा सन्नाटेदार और यहाँ की सुबह सबसे ज्यादा चहल-पहल और शोर भरी होती है। और फिलहाल के लिए दशशक कैफे के मालिक रुद्रराज को इस बात का साफ समझ आ रहा था। यहाँ उनकी बगल में उनके कैफे का बेकर शाम खड़ा था तो दूसरी तरफ बेटर कोमल सिंह और द्वापर खड़े थे। नहीं, कोमल सिंह एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा मर्द था जो रुद्रराज की उम्र का था, जबकि द्वापर अभी कम उम्र का लड़का था। उसकी बगल में कैफे की रिसेप्शनिस्ट और कैशियर सजनी खड़ी थी, जो कि शाम की भतीजी थी। शाम उन सब में बड़ा था और फिलहाल के लिए जो हंगामा मचा था वो सामने एक महिला मचा रही थी, जिसके साथ एक 16-17 साल की लड़की खड़ी थी और उसने अपने हाथ में एक महंगा फोन पकड़ रखा था। अरे ऐसे कैसे तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मेरी बेटी ने कहा कि उसका बैग कल यहीं छूटा है, तो मतलब यहीं छूटा है ना? अब वो तुम लोग जानो कि तुम लोगों में से किसने उसका बैग उठाया है। उस बैग में पूरे 20,000 थे और मुझे मेरे 20,000 चाहिए, अभी के अभी, उस महिला ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तो रुद्रराज ने अपना सिर हिला दिया। उसे हमेशा से ही झगड़ा करने में दिक्कत होती थी और ऐसी चीखने चिल्लाने वाले लोगों से उसकी पत्नी करिश्मा ने उसके ऊपर बहुत बड़ा असर छोड़ा था। इतना कि उसके जाने के बाद भी जब कोई रुद्रराज के सामने चीखता चिल्लाता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन फिलहाल के लिए उसने स्वयं को संयत करते हुए कहा, मिसेस कुमार, आप प्लीज हमारी बात पर भरोसा करिए। हमारे कैफे में कोई सामान नहीं उठाता है। आप जहां रखकर जाएंगी आपको वो वहीं पर मिलेगा। शायद आपकी बेटी से कहीं और रखने में भूल हो गई। मेरी ब्यूटीफुल एंजल कभी कुछ नहीं बोलती है। इतना कहकर मिसेस कुमार ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो चिंग्यूम चिबाते हुए फोन में व्यस्त थी। उसने एकदम से कहा, बिल्कुल ममा, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने बैग यहीं छोड़ा था। और उसने सजनी की तरफ इशारा किया और वो बार बार मेरे बैग की तरफ देख रही थी। सजनी की आंखें बड़ी हो गई। मैं तुम्हारे बैग की तरफ नहीं देख रही थी। तुम आधे घंटे तक बैठी रही थी और तुमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। कोमल ने भी एकदम से अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सजनी सही कह रही है, मैंने भी दिखा है। मिसेज कुमार ने उसकी तरफ देखा तो द्वापर ने अपने शांत स्वभाव के अनुसार कहा, देखा है, हम सभी ने देखा है कि आपकी बेटी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया था और इसलिए सब उसे देख रहे थे। तुम मेरी बेटी को ताड़ रहे थे, मिसेस कुमार ने तेज आवाज में कहा। तो वहीं पीछे खड़े उनके पति के मुंह से पहली बार निकला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे ही जैसे सर्कस में जाकर जोकर को देखने की होती है। तुम्हारी बेटी रुमाल बांधकर आई थी कपड़ों की जगह और साथ में चड्डी। अब इंसान की प्रवृत्ति है अजीब चीजों को देखना, तो नजर घूम गई। शाम ने आराम से कहा, माना कि हर किसी को अपने मन की कपड़े पहनने की छूट होती है, पर ना पहनना तो कुछ हकिद हो गया ना? अधिक हो गया, रुद्रराज ने कहा। शब्दों में ध्यान दो और उन्हें उल्टा मत बोला करो। कितनी बार कहा है? शाम ने अपने कंधे उठा दिए तो वहीं मिसेस कुमार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग बात को बदलो मत। एक तो हमारे पैसे चोरी कर लिए और वहीं तुम लोग मेरी बेटी को ताड़ रहे थे। और वो चट्टी और रुमाल नहीं था, यू गमवार ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप विद शॉर्ट्स था। तुम लोगों को कोई फैशन सेंस है भी या नहीं? एंजल भड़क उठी। अरे मुझे पता नहीं था कि वो आजकल का कपड़ा है, पर इसमें इतना ज्यादा भड़कने की क्या जरूरत है? क्यों तुम टैलिंग बर्निंग एंड चॉपिंग? शाम ने चिढ़कर कहा तो एंजल और बाकी सब लोगों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और एक साथ कहा, ए। रुद्रराज ने एक गहरी सांस खींची। वो जली कटी सुनाने की इंग्लिश बोल रहा है। इतना कहकर वो सीधा शाम की तरफ पलटा। जली कटी सुनाने की इंग्लिश ये नहीं होती। क्यों? जली माने बर्निंग और कटी माने चॉपिंग। क्या गलत बोला मैंने? शाम भी भड़क बोला। और तुम इन ब्लाइंड माइंड लोगों के सामने मेरी अंग्रेजी पर सवाल मत उठाओ। अकल के अंधे की भी ये इंग्लिश नहीं होती है। शाम प्लीज तुम चुप रहो यार। इतना कहकर रुद्रराज सीधा मिसेस कुमार की तरफ पलट गया। मैंने कहा ना कि यहाँ आपकी बेटी का बैग नहीं है। मैं आपको कैमरा फुटेज भी दिखा दी है। मैं क्यों मानूं तुम्हारी उस झूठी फुटेज को? ए लड़की, तू मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे जेल में डलवा दूंगी। मिसेज कुमार का इशारा सीधा सजनी की तरफ देखा। सजनी बेचारी डर गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने एकदम से कहा, मैंने सच में आपके पैसे नहीं लिए। मम्मी कसम, नहीं लिए। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक तू, मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर मिसेस कुमार आगे बढ़ी तो शाम और कोमल सिंह उन लोगों को रोकने लगे। मिस्टर कुमार भी बीच में पड़ गया और उसके साथ आए हुए 2-3 लोग भी। एंजल भी द्वापर को धकेलने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर द्वापर से उसे जरा सा भी झटका लगा तो वो उस पर गलत हरकत करने की कोशिश करने का आरोप आसानी से लगा सकती थी। कैफे में शोर मच गया था और बाकी के ग्राहक भी इस चीज को हैरानी से देख रहे थे।
रुद्रराज ने द्वापर को अपने पीछे कर लिया था और वो उसे एंजल से बचा रहे थे, लेकिन एंजल उससे ही भिड़ रही थी। इसी शोर की आवाज कैफे के ऊपर बने घर में भी पड़ रही थी। वहां पर एक 20 साल की लड़की फिलहाल के लिए बर्गर बनाने में लगी हुई थी। उसने उसे आराम से बर्गर को टिफिन में रखा और फिर उसने अपना एप्रन खोल दिया। लड़की ने एक काले रंग की टी शर्ट और साथ में एक काले रंग की जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल उसके कंधे से ऊपर से कटे हुए थे और कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे। लड़की के दाएं हाथ में एक मौली और घड़ी थी, जबकि उसने बाएं हाथ में एक चांदी का कड़ा पहन रखा था, जिसके एक अंत में त्रिशूल था तो दूसरे अंत में एक डमरू चांदी में खड़ा हुआ था। लड़की की आंखें छोटी छोटी थी और बाईं आंख के नीचे 2 तिल थे। उसकी भवें पतली थी एवं रंग थोड़ा सांवला था। उसकी ठुड्डी पर होठों के ठीक नीचे दाईं तरफ भी एक तिल था, तो वहीं उसके बाएं गाल पर भी एक हल्का सा तिल था। लड़की अभी बच्ची की तरह लगती थी, लेकिन वो बच्ची थी नहीं। उसने एप्रन दूसरी तरफ रखा और फिर एक गहरी सांस छोड़ी। उसने टिफिन को बैग में डाला और फिर उसके बाद उसने कुर्सी पर रखी हुई अपनी ग्रे रंग की कपड़े की शशक हुई जैकेट उठा ली। लड़की तेजी से पलटी और दरवाजा खोलकर सीधा बाहर निकल गई। उसने सीढ़ियां तेजी से उतरी और बैग को सीढ़ियों के पास रखे मेज की तरफ देखा। रुद्रराज अभी भी द्वापर को बचा रहे थे, लेकिन एंजल ने इसी बीच रुद्रराज को धकेल दिया। लड़की की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो आगे बढ़ी और उसने अपनी बाईं बाजू में जैकेट को पहनते हुए उसे पीछे हवा में घुमा दिया और सीधा दाईं बाजू में फंसाकर कंधों को एक तेज झटका दिया। जैकेट अपने आप उसके कंधों पर आ गई। लड़की ने बाजुओं को समेट लिया और तेजी से वो एंजल की तरफ बढ़ी। एंजल अपने लंबे नाखूनों से द्वापर को नोचने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से उस लड़की ने एकदम से एंजल के बाल पीछे से पकड़ते हुए कहा, बाई गॉड, नाखून तो ऐसे रखे हुए हैं, तुमने मानो साही अभी अभी ब्यूटी पार्लर से अपने कांटों पर पेंट करवा कर आई है, परंतु तुमने गलत जगह पर पंगा ले लिया। इतना कहकर उसने एंजल को पीछे धकेल दिया और एकदम से बाकी लोगों को भी पीछे धकेलते हुए रुद्रराज और कैफे के बाकी लोगों के सामने खड़े होकर उसने तेज आवाज में कहा, अबे बस। सब के सब रुक गए तो उस लड़की ने सामने खड़े लोगों की तरफ उंगली की, मेरे पा और कैफे के लोगों के साथ झगड़ा किया ना तो मिक्सी में मेथी के बीजों की तरह यहीं पीस डालूंगी सबको, समझे? उछलते फिरोगे फिर दुनिया के जार में। रुद्रराज ने अपना सिर हिला दिया। शशक ने पलटकर अपने पा की तरफ देखा। ऐसे लोगों के ऊपर अपने जूजू को छोड़ दिया करो, इसीलिए तो लगा हुआ है कि ऐसे लोगों को काट सके। तुम हमें अपने कुत्ते से कटवाने की बात कर रही हो? मिसेस कुमार भड़क उठी तो शशक ने उसकी तरफ पलटकर लापरवाही से कहा, कुत्ते की बात किसने की? जूजू सांप है मेरा। तुमने सांप पाल रखा है। मिसेस कुमार एकदम से डर के मारे पीछे हट गई। शशक ने उसके पीछे उठती हुई एंजल की तरफ इशारा किया, तुम एक चलता फिरता जहरीला इंसान पाल सकती हो तो मैं सांप नहीं पाल सकती। रुद्रराज ने अपना सिर हिला दिया। शशक, शांत हो जाओ और मुझे निपटने दो। ऐसे लोगों से निपटा नहीं जाता है पा, बल्कि ऐसे लोगों को निपटाया जाता है। इनकी तो मैं। इतना कहकर शशक अपनी जैकेट की बाजुओं को समेटते हुए आगे बढ़ी, लेकिन रुद्रराज ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मिसेस कुमार तेज आवाज में कहा, ए लड़की, क्या है वे महिला? शशक भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्ला दी। मिसेस कुमार की आंखें बड़ी हो गई। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मुझे बात करने में बहुत तमीज है, लेकिन झगड़ा करने में नहीं। तेरी तो। इतना कहकर शशक फिर आगे बढ़ी, पर रुद्रराज ने उसे फिर से पीछे खींच लिया। मिसेस कुमार की आंखें बड़ी हो गई। तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है तुम्हारे बाप ने? मार्शल आर्ट सिखाया है। कहो तो नमूना दूं? शशक ने तुरंत कहा तो रुद्रराज ने उसका मुंह दबोच लिया। मिसेस कुमार, आप एंजल को लेकर जाइए। सच में आपकी बेटी ने यहाँ बैग नहीं छोड़ा। मेरी बेटी ने यही बैग छोड़ा है और उसे तुम्हारी इस एम्प्लॉय ने चुराया है। उसमें 20,000 रुपए पड़े थे और इसकी नीयत खराब हो गई और उसने बैग चुरा लिया। मिसेस कुमार ने अकड़ते हुए कहा। शशक का दिमाग खराब हो गया था। उसने एकदम से रुद्रराज का हाथ हटाया और तुरंत आगे बढ़ने लगी। हाँ, चुराया है हमने। तो हमने तुम्हारे 20,000 को हल्दी में पीसकर उसे हलवे में डालकर खा लिया। क्या कर लोगी तुम? चाहिए तुमको वापस? ये लो। इतना कहकर शशक ने उल्टी आने की नौटंकी की। वे मिसेस कुमार एकदम से पीछे हटी। पागल लड़की, हलवे में हल्दी कौन डालता है? मैं डालती हूँ और दाल में मैं किशमिश डालती हूँ। तुमको क्या खाना है तुमको? और तू लाल लंगोट। इतना कहकर वो एंजल की तरफ पलटी जिसने लाल रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे। कल तू यहाँ कितने बजे आई थी? एंजल ने यहाँ वहाँ देखा तो शशक
ने कहा, यहाँ वहाँ क्या देख रही है, जैसे मैंने हवा का रंग पूछ लिया हो। किस टाइम पर आई थी? 2 बजे, एंजल ने एकदम से कहा तो शशक ने अपनी बाहें लपेट लीं। उससे पहले कहाँ गई थी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होती कौन हो? एंजल ने एकदम से तपाक से कहा जो शाम आगे आ गया। हाँ। ओपोजिट थीफ स्कोल्डिंग पुलिस इंस्पेक्टर। एंजल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो शशक ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता नहीं तो मैं बता रही हूँ। हलवे में हल्दी छोड़, मैं हल्दी का हलवा बनाकर नाक से खिलवाऊंगी तुझे। एंजल घबराकर पीछे हटी। मैं कहीं नहीं गई थी। अच्छा, तो फिर तूने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है अपने हाथ में, वो तो वीजी ब्रांड ने कल ही लॉन्च किया है, पूरे 18,999 रुपए का, सुबह 10 बजे। और कल यहाँ के लोकल मॉल में ये पूरा बिक चुका था, आउट ऑफ स्टॉक। तो तू आज खरीद नहीं सकती। फिर तेरे पास कहाँ से आया ये? शशक ने अपनी भवें उठा दी तो एंजल झट से अपना ब्रेसलेट छिपाने लगी। शशक ने अपने हाथ दाएं बाएं फैला दिए। पैसे चोरी हुए थे कि तुमने ब्रेसलेट में गवा दिए? एंजल का चेहरा सफेद पड़ गया था। मिसेस कुमार आगे आई और उसने हैरानी से एंजल की तरफ देखा। तूने मुझसे झूठ बोला? हाँ, अभी आपको पता चला? ये तो वही बात हो गई कि पूरी बिरयानी खत्म हो गई और इनको अब याद आया कि अरे चावल से तो मुझे एलर्जी है। आपको ये तक नहीं पता कि बेटी के हाथ में नया ब्रेसलेट है। शशक ने ठंडी आवाज में तो मिसेस कुमार झिम गई। उसने एकदम से एंजल को पकड़ा और कहा, चल तू घर चल। इतना कहकर वो उसे जाने लगी कि तभी शशक ने कहा, 1 मिनट। मिसेस कुमार पलटी तो शशक ने सजनी की तरफ उंगली की। सॉरी बोलकर जाओ वरना टाउन के हर एक कैफे में तुम लोगों को बैन करवा दूंगी मैं। मिसेस कुमार सकपका गई। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर हल्के से सिर झुकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी, और तेजी से अपनी बेटी को लगभग घसीटते हुए वहां से ले गई। बाकी के लोग भी उनके साथ साथ चले गए। उनके जाते ही कैफे का माहौल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ग्राहक अपने अपने टेबल पर इस बारे में बात करने लगे। इसी बीच शशक पीछे पलटी तो रुद्रराज अपनी बाहें लपेटे खड़े थे। क्या ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? शशक आराम से काउंटर के पास जाकर बैठ गई। मैंने आपकी हेल्प की है पा। रुद्रराज ने अपना सिर हिला दिया। ये हेल्प करना हुआ? तुम कैसे बात कर रही थी उनके साथ? जैसे एक भेड़िया एक मुर्गे से करता है। शशक ने एक सैंडविच उठाते हुए कहा, मैं उसे बता रही थी कि उसे हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम बहुत बेकार उदाहरण देती हो शशक। आप मेरे उदाहरण पर मत जाओ। अगर आप थोड़ा इन लोगों से ढंग से बात करते, थोड़ा तनकर, तो ये लोग इतनी देर तक हंगामा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि मैं इस कैफे का ओनर हूँ और मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। रुद्रराज की बात सुनकर शशक ने अपनी पुतलियां घुमा दी तो वो वहीं सामने कहा, हाँ, नोज नो डांस एंड ग्राउंड इज ब्रोकन। रुद्रराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो शशक ने कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। रुद्रराज ने फाइल पटक दी तो शाम आराम से अपने हाथ उठाते हुए वहां से चला गया। रुद्रराज ने अपना सिरना में हिला दिया और फिर शशक की तरफ देखा। तुम्हें इस ब्रेसलेट के बारे में कैसे पता? कंपा वीजी ब्रांड। इस ब्रांड के बारे में कौन नहीं जानता है? कपड़ों से लेकर शूज ज्वेलरी सब कुछ बनाते हैं ये लोग और मस्त बिकता है सब। अगर मैंने आर्किटेक्चर नहीं लिया होता तो मैं सच में वीजी ज्वाइन करती। वो तुम अभी भी कर सकती हो। मुझे देख लो, मैंने इंजीनियरिंग की है लेकिन अब कैफे चलाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं मिली थी पा। रुद्रराज ने शशक को घूरा तो शशक एकदम से मेज पर से उतर गई। मैं जा रही हूँ, और हाँ, मैं आज धरा के साथ हॉस्टल में रुकूंगी। कल पार्टी है ना यूथ फेस्टिवल की सक्सेस की, तो इसीलिए मैं परसों शाम को वापस आऊंगी। तुमने वो चीज ले ली? रुद्रराज ने पूछा तो शशक ने कंधे झटक दिए। यप, डोंट वरी, आई हैव दैट। इतना कहकर शशक काउंटर के दूसरी तरफ जाकर अपने पापा से लिपट गई। रुद्रराज ने मुस्कुराते हुए उसका सिर हिला दिया। शशक ने फिर जाकर अपना बैग उठाया तो उसके बैग की जिप से एक सारंगी के आकार की कीचेन लटक रही थी जिस पर अर्धा लिखा हुआ था। शशक ने एकदम से अपना बैग उठाया तो उसकी नजर सामने पड़ी। वहां उसे दोबारा वो मकड़ी दिखी जो उसे बचपन से दिखती आ रही थी।
वो काले रंग की मकड़ी जिसके ऊपर पीले रंग का धब्बा था। हालांकि शशक ने उसको कभी जाला बुनते हुए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे बचपन से उस मकड़ी को देखने की इतनी आदत हो गई थी कि उसे पता था वो कहीं भी चली जाए, ये मकड़ी हमेशा उसके साथ रहेगी। वैसे तुमने आज साहित्य के लिए स्पेशल बर्गर नहीं लिया? रुद्रराज की आवाज आई तो शशक उसकी तरफ पलट गई। कभी भूल सकती हूँ क्या? इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। बबाए। और उसने दरवाजा खोल दिया तो ठिठक गई। उसके सामने उसके बड़े पापा और रुद्रराज के बड़े भाई धनराज खड़े थे। रुद्रराज और धनराज काफी हद तक एक जैसे लगते थे, मानो जुड़वा हों, लेकिन दोनों में ही 3 साल का फर्क था। उनके साथ रुद्रराज के सबसे अच्छे दोस्त संजय शर्मा खड़े थे। हाय शशक, संजय ने अपना हाथ उठा दिया तो शशक मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग संजय अंकल। और फिर वो धनराज की तरफ पलटी। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। अपनी बड़ी बहन से सीखो कुछ की लड़कियों की तरह कैसे रहा जाता है। इतना कहकर धनराज उसकी बगल से निकल गए। संजय ने शशक के सिर पर हाथ फिरा दिया और वो अंदर चले गए। शशक ने अपना सिर हिला दिया और वो बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद रुद्रराज ने सामने दरवाजे के पास देखा, जहां शीशे के बने डिब्बे में वो सारंगी रखी हुई थी जिसके ऊपर अर्धा लिखा हुआ था। मेरी बेटी कभी भी कमजोर नहीं बनेगी और ना ही किसी से डरकर उसे रहना पड़ेगा। मेरी बेटी एक योद्धा है और वो बिल्कुल अपने पापा जैसी है। अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स यानी कि इन्फिनिटी कुंज बहुत ही सुंदर थी देखने में और किसी ज्यादा बड़ी थी। पहाड़ों में बनाई गई इस यूनिवर्सिटी के देश में बहुत ज्यादा चर्चे थे। और इसी यूनिवर्सिटी में शशक एक आर्किटेक्ट की विद्यार्थी थी जिसे सब जानते थे ट्रिपल बी यानी कि ब्लैक बेल्ट शशक के नाम से। शशक जितनी मुहफ्फट थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक ही थी। उससे गलत बात सहन नहीं होती थी। वो पहले ही दिनों रैगिंग के लिए सीनियर्स के साथ भिड़ गई थी और कुछ दिन पहले उसने एक सीनियर लड़की को कूट भी डाला था। और इसीलिए शशक से सब कन्नी काटते थे और शशक को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उसे बस इस पूरी यूनिवर्सिटी में बस एक इंसान से फर्क पड़ता था, साहित्य। शशक की आवाज देने पर वो लड़का पलट गया। लगभग 6 फीट का लड़का और दिखने में मानो हर किसी को मानो मात दे रहा हो। गोरा चिट्टा गोल सा चेहरा, काले घुंघराले बाल, गठीला शरीर और भूरी आंखें, सफेद शर्ट और डेनिम की नीली जीन्स ऊपर से और ज्यादा कहर ढा रही थी। गुड मॉर्निंग। शशक ने एकदम से अपनी साइकिल उसकी बगल में खड़ी कर दी। उसने मुस्कुराते हुए साहित्य की तरफ देखा तो साहित्य ने ठंडी आवाज में कहा, कितनी बार कहा है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे चिल्लाकर मुझे आवाज मत दिया करो। इट्स एम्बैरेसिंग। ओके, आई एम सॉरी बट। छोड़ो, तुम आज पार्टी के लिए शॉपिंग पर जा रहे हो तो क्या मैं साथ में क्या मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हुई? ओह हाँ, 1 मिनट कहते हुए शशक ने असाइनमेंट और टिफिन निकालकर दोनों साहित्य को दे दिए। तुम्हारा फेवरेट बर्गर। साहित्य ने लापरवाही से उसका टिफिन लेकर बेंच पर रख दिया और असाइनमेंट देखकर उसने सिर हिला दिया। ओके, मुझे अभी लैब में जाना है तो मैं बाद में मिलूंगा तुमसे। शशक का चेहरा उतर गया लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी। ओके, बाय। इतना कहकर उसने अपनी साइकिल मोड़ी और फिर वहां से चली गई। साहित्य ने नजरें उठाकर तक नहीं देखा। इसी बीच साहित्य का सबसे अच्छा दोस्त अजय आकर बेंच पर बैठ गया। उसने कहा, तू तो ये बर्गर खाएगा नहीं हमेशा की तरह? मैं खा लूं? साहित्य ने उसे हाथ से इशारा कर दिया। अजय हंस पड़ा। इडियट लड़की, साफ दिखता है कि तू उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी तेरी असाइनमेंट बनाकर देती। इतना कहकर उसने टिफिन खोला और एकदम से चीख पड़ा। उसने टिफिन खोलते ही पता नहीं कहां से एक काली बड़ी सी मकड़ी टिफिन के अंदर आ गिरी थी। उसने टिफिन तेजी से फेंक दिया तो साहित्य के हाथ पर जा लगा। साहित्य के हाथ से असाइनमेंट नीचे जा गिरी और उसके ऊपर वो काली मकड़ी गिर गई। साहित्य चौंक उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बाइक उसके ऊपर से गिर गई और मकड़ी उसके नीचे कुचली गई। साहित्य की आंखें बड़ी हो गई। नीला खून पूरा उसकी असाइनमेंट पर चमक रहा था और उसके ठीक ऊपर वो 2 भागों में बंटी बड़ी सी मकड़ी थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चैप्टर 2। शाम का समय था और अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स में काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी। इतने में आर्किटेक्चर विभाग के एक कमरे से शशक और उसके 2 दोस्त निकले।
उसमें से एक लड़की थी जो कि शशक की तरह ही छोटे छोटे बालों वाली और हल्की सी लंबी थी, जबकि लड़का घुंघराले बालों की तरह कुछ शरारती सा दिखाई पड़ रहा था। उसने अपना बैग पेट पर टिकाया हुआ था। इतने में शशक ने जम्हाई लेनी चाहिए कि तभी अचानक से उस लड़के ने उसके मुंह के आगे ताली मार ली। शशक एकदम से चौंक उठी। उसने लड़के की तरफ देखा तो लड़के ने आराम से कहा, मच्छर। तुम्हारी जम्हाई उसको तुम्हारे मुंह के अंदर खींच रही थी, इसलिए मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। यू नो, आई एम अ काइंड पर्सन। मुझसे ये हत्या वत्या टाइप की चीजें नहीं देखी जाती हैं। हाँ, अगर तुझसे देखी नहीं जाती है तो फिर तू झेलेगा कैसे मोहिनी? क्योंकि मैं मच्छर को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी मारने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। शशक ने एक नकली मुस्कान बिखेर दी। लड़का एकदम से चिढ़ गया। कितनी बार कहा है कि मेरा नाम मोहिनी नहीं बल्कि मोहित है। खबरदार, तूने अगर मेरा नाम फिर से बिगाड़ा तो। शशक ने अपनी पुतलियां घुमा दी और साथ चल रही लड़की की तरफ देखा। तुझे क्या हुआ धरा? तू फोन में डूबी क्या देख रही है? धरा ने एक गहरी सांस छोड़ी और शशक की तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। शशक ने उसकी फोन की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने एकदम से कहा, इसकी भैंस का गोबर। तूने इसको ब्लॉक नहीं किया है क्या? इसका नया नंबर है। मैं तंग आ चुकी हूँ इस बंदे से। आखिर इसको चाहिए क्या अब? धरा ने चिढ़कर कहा और फिर वो वाला नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शशक ने अपना सिर हिला दिया। साला ऐसे पीछे पड़ा है जैसे गली के कुत्ते भागते हुई गाड़ी के पीछे भागते हैं। भाई, चलानी तुमको आती नहीं है, बैठना तुमको है नहीं तो क्या चाहिए फिर तुम लोगों को? लेकिन नहीं, भौंकवा लो बस। शशक, तू और तेरे एग्जाम्पल। मोहित और ज्यादा चिढ़ गया। धरा, ये बंदा अभी तक ब्रेकअप से बाहर नहीं निकला है क्या? इसको बोल कि साली चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है तू, और वो भी रंगे हाथों। अब क्या लेना है तुझे यहाँ? बेसिकली वो सॉरी है। उसने कहा कि जो हुआ वो गलती से हुआ। धरा ने अपना फोन जेब में डाल लिया। शशक ने अपनी बाई भव उठा ली। और साले की कितनवी गलती है ये मोहित? तीसरी। मोहित ने 3 उंगलियां दिखा दी तो शशक ने आराम से धरा की तरफ देखा। धरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो अपनी सारी गलती मुझ पर थोपने का ट्राई कर रहा है। उसका कहना है कि मैं उसे ज्यादा टाइम नहीं देती थी, इसलिए वो दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होने के लिए मजबूर हुआ। अच्छा, तो उसके हिसाब से अगर तो कल को ज्यादा रीजन नहीं देगी जीने को तो वो मर जाएगा। अजीब इंसान है। मतलब कि तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुई तो मैं तुम्हें चीट करूंगा। ये तो वही बात हो गई कि किसी को चिकन नहीं मिल रहा खाने को तो वो कॉकरोच उठाकर खा ले। ऐसा थोड़ी होता है। शशक के उदाहरण पर धरा और मोहित ने एकदम से कहा, शशक यार। शशक ने उन लोगों को घूरकर देखा। डोंट शशक मी, ओके? और तू मुझे एक बात बता, अभी जो तू इतनी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है धरा की बच्ची, जब हम बोलते थे कि वो बंदा एक नंबर का हरामी है जो तेरे कानों पर साउंड प्रूफ पर्दे पड़े हुए थे, तब तो तेरे पेट में ओ माई गॉड बटरफ्लाई जुड़ती थी। अब क्या हुआ? अब तितलियों की जगह चमगादड़े भरी कि नहीं भरी? पहले ही बात मान लेती। साला, तुम्हारे लोगों के रिलेशनशिप के चक्कर में मुझे और मोहित का ट्रिप भी कैंसिल हो गया था, और उस चीज के लिए मैं उस तनिष्क के बच्चे को कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। ऊपर से उसने तुझ पर हाथ भी उठाया, तुझ पर चीट किया, और अब वो बकवास पेल रहा है। साले की बोटी बोटी नुचम्मा डालूंगा मैं, मोहित ने कहा और फिर शशक की तरफ देखा। जा मेरे खरगोश, जाकर उस तनिष्क को सबक सिखाकर आ। तुझे ना मैं सबक बनाकर खत्म कर डालूं। दिमाग मत खराब कर मेरा। शशक ने अपना सिर हिला दिया और अपने बैग से कुछ निकालने लगी कि तभी धरा की नजर पीछे पड़ी। उसने एकदम से कहा, शशक, तेरे पीछे। शशक की आंखें हल्की सी उसकी तरफ उठीं और फिर वो एकदम से पलटी ही थी कि अचानक से किसी से टकरा गई। उसका माथा किसी के सीने से टकरा गया था। वो अपना माथा सहलाते हुए पीछे हटी और उसने ऊपर की तरफ देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो फिलहाल के लिए अपनी नीली आंखों के लिए पूरी इन्फिनिटी में मशहूर था। उसे ये आंखें अपने नानाजी के कारण मिली थी, जिनके पिता अंग्रेज थे और माता हिंदुस्तानी। लड़का करीब 6 फीट लंबा था और उसका शरीर खूब गठीला था। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट के साथ एक काले रंग की लंबी सी जैकेट पहन रखी थी, काले रंग की जीन्स और पैरों में सफेद जूते।
लड़के के बाल थोड़े से लंबे थे और साथ में उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। चौड़ा माथा और उस पर बिखरे बाल, हल्का सा गोरा रंग और तीखे नैननक्श। कुल मिलाकर लड़का अच्छा दिखता था। लेकिन उसे देखते ही शशक ने एक लंबी सांस छोड़ी। साम्राज्य सर, गुड आफ्टरनून। वेल, जिस तरीके से तुम मुझे देखकर रिएक्ट कर रही हो, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें सेम बोल सकता हूँ। तुम हमेशा मुझे देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? साम्राज्य ने अपनी बाहें लपेट ली तो शशक ने अपनी भवें उठा दी। कैसे? जैसे फ्रिज आपने खोला और खराब हो चुके आटे की स्मेल आई। वैसे? मोहित और धरा ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, साम्राज्य हल्के से मुस्कुरा दी। डैम शशक, आई लव योर एग्जाम्पल्स। धरा और मोहित ने पलटकर साम्राज्य को ऐसे देखा मानो वो किसी भूत के ऊपर सिंह को देख रहे हों। तो वहीं शशक की आंखें सिकुड़ गई। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया। साम्राज्य की आंखों में दुविधा नजर आने लगी। मतलब? किसका यकीन हो गया? शशक हाथों का गिलास बनाया और साम्राज्य के सामने किया। यही कि आप दिन में भी लेते हैं। साम्राज्य ने उसके हाथों की तरफ देखा और फिर अचानक से एक कागज निकालकर उसके माथे से लगा दिया। शशक ने वो कागज पकड़ा और उसकी तरफ देखा। तो साम्राज्य ने कहा, कल के यूथ फेस्टिवल के इवेंट्स की लिस्ट सारे सीआर को फॉरवर्ड कर देना। एंड यस, क्योंकि मैं और तुम स्टेज मैनेजर हैं, सो प्लीज कल तुम अगर थोड़ा वेले बिहेव करोगी मेरे साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा। शशक ने अपना सिर हिला दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वेल बिहेवियर पर रहूं तो आपको भी एक काम करना होगा। क्या? आपको मुझसे करीब करीब 1 गज की दूरी पर रहना होगा। ना मेरे अंदर का रोस्टर जागेगा और ना आपको मेरा बिहेवियर बैड लगेगा। इट्स अ विन विन। शशक मुस्कुरा दी और उसने अपना हाथ उठा दिया। सी यू इन यूथ फेस्टिवल। इतना कहकर वो साम्राज्य की बगल से निकलने लगी तो साम्राज्य ने पलटकर उसका हाथ पकड़ना चाहा। वेट अ मिनट। लेकिन इससे पहले कि वो शशक का हाथ पकड़ पाता, एक काली मकड़ी उसके हाथ पर आ गिरी। ओह शिट! साम्राज्य तेजी से पीछे हट गया। शशक भी चौंक उठी थी लेकिन मकड़ी को देखते ही वो सामान्य हो गई। वहीं साम्राज्य अपना हाथ झटक रहा था पर जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। मकड़ी गायब हो चुकी थी। व्हाट द हेल? ये कहाँ गई? साम्राज्य ने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मकड़ी कहीं भी नहीं थी। शशक ने आराम से कहा, चली गई ना वो। अब आपकी शादी तो लगी है नहीं कि आपके साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए रुकती। उसकी मर्जी तो चली गई। साम्राज्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ कहना चाहा लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, शशक। सब लोग उस तरफ पलट गए। साम्राज्य की आंखें सिकुड़ गई तो वहीं शशक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन लोगों के ठीक सामने गैलरी के अंत में शशक 3-4 सीढ़ियों के ऊपर साहित्य अपने दोस्त अजय के साथ खड़ा था और माथे पर बल डाले वो साम्राज्य की तरफ देख रहा था। साम्राज्य की आंखों में हल्की सी हंसी आ गई। साहित्य, शशक उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से रुक गई। साहित्य के पीछे से रंगोली निकल आई थी। उसके साथ रंगोली की सबसे खास सहेलियां कनिका और शामली भी थी। शशक रहे एक लंबी सांस छोड़ी। रंगोली उसके बड़े पापा की बेटी जिसके जैसा बनने की सलाह शशक को मिलती रहती थी। रंगोली थी भी कुछ ऐसी मानो किसी डेली सोप की किसी मुख्य किरदार का वास्तविक रूप हो। हद से ज्यादा संस्कारी और हद से ज्यादा सौम्य स्वभाव। खूबसूरत तो वो बहुत ज्यादा थी और उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान सबका दिल जीतने लेती थी। तो बोलती भी बहुत धीरे थी। जहां शशक की सामान्य आवाज ही अगले चौराहे पर सब्जियां बेच रहे चाचा के पास पहुंच जाती तो वहीं रंगोली की आवाज कुछ ज्यादा ही शांत थी। वो तो अपने पेट के पानी को भी नहीं हिलाती हैं कभी। बोलती तो ऐसे हैं जैसे कोई सीरियल किलर उनकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढते हुए उनके सामने आ जाएगा, ऐसा शशक का कहना था। लेकिन रंगोली की और भी काफी ज्यादा चीजें थी जिन्हें देखकर शशक को लगता था कि उसे ही रंगोली की तरह बनना चाहिए। जैसे कि रंगोली को खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था, सिलाई कढ़ाई में वो बहुत निपुण थी और साथ में पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। शशक को हमेशा लगता था कि काश कहीं ना कहीं से वो रंगोली के जैसे होती। लेकिन वो भूल गई थी कि हर एक इंसान का अपना किरदार होता है। अगर हमारे दूसरों के किरदार के पीछे भागेंगे तो अपना किरदार भूल जाएंगे। इसी बीच साहित्य और अजय आकर सीधा साम्राज्य के पास आकर खड़े हो गए थे। साहित्य ने ठंडी आवाज में साम्राज्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें यूथ कमेटी का कोई भी काम हो तो ग्रुप में बता दिया करो।
बार बार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आना अच्छा नहीं लगता है। वेल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मोहल्ले की उस आंटी की तरह बिहेव कर रहे हो जिनके घर कोई नहीं आता है लेकिन उनको दिक्कत है कि पड़ोसी के घर में कोई क्यों आ रहा है? साम्राज्य ने आराम से कहा, मैं शशक से मिलने आया था। साहित्य ने कुछ कहने की बजाय शशक के हाथ में पकड़ा वो कागज ले लिया और उस पर एक सरसरी नजर डाली। फिर उसने कहा, तुम शशक को पीडीएफ भी भेज सकते थे। मेरा मन मेरी मर्जी। मुझे प्रिंट देना था तो मैं देने आ गया। क्या दिक्कत है? क्या मैं तुम्हारे पाँव से चल रहा हूँ? साम्राज्य हल्के से चिढ़ गया तो शशक ने भी उसी सुर में जवाब दिया, साहित्य सर बिल्कुल सही कह रही हैं। आप मुझे पीडीएफ भी सेंड कर सकते थे। ये तो वही बात हो गई कि आप बैल को घास खिला सकते हैं लेकिन जबरदस्ती की मिठाई ले आए। धरा और मोहित ने अपना सिर पीट लिया। ये शशक और उसके उदाहरण। वहीं साम्राज्य ने कुछ भी कहने से पहले साहित्य और उसकी बगल में खड़ी रंगोली के ऊपर नजर डाली। उसके बाद वो शशक की तरफ पलटा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना अभी तक कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है? मतलब? शशक ने हैरानी से पूछा तो साम्राज्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, समझ जाओगी बहुत जल्दी। इतना कहकर उसने शशक का सिर सहला दिया और फिर वहां से जाने लगा। जाते हुए उसकी नजर साहित्य पर पड़ी तो साहित्य उसे घूर कर देख रहा था। साम्राज्य हल्के से हंस पड़ा और वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद साहित्य और रंगोली ने एक दूसरे की तरफ देखा तो साहित्य ने उसे इशारा किया। रंगोली ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस इशारेबाजी को धरा देख चुकी थी। उसके भवें सिकुड़ गई। इसी बीच साहित्य सीधा शशक की तरफ पलटा, उससे दूर रहा करो। ही इज नॉट अ गुड पर्सन। मैं कौन सा उसके बागान में जाकर उसके लिए सेब तोड़ रही हूँ? वो बस यूथ कसेटी का प्रेसिडेंट है तो उसको मुझसे काम पड़ते रहते हैं, इसीलिए। बाकी तो मेरा यूनिवर्सिटी के किसी भी लड़के से कोई लेना देना नहीं है। शशक ने एकदम से अपने हाथ हिला दिए तो साहित्य ने हाँ में सिर हिला दिया, ओके बट स्टिल बिहेव ओके। इतना कहकर वो पलटकर वहां से चला गया और इसी बीच उसके हाथ में पकड़े हुए कागजों से कुछ गिर गया जिसे मोहित ने एकदम से देख लिया। उसने तुरंत उसके ऊपर अपना पैर रख लिया। इसी बीच रंगोली आगे बढ़कर शशक के पास जाकर खड़ी हो गई, तुम्हें पता है ना, साम्राज्य की अच्छी इमेज नहीं है हमारा यूनिवर्सिटी में। देन तुम्हें उसके आसपास नहीं रहना चाहिए शशक। हमारी फैमिली के बारे में लोग पहले ही काफी सारी बातें बनाते हैं और तुम्हें भी पता है कि ये किसकी वजह से है। शशक उसकी तरफ देखती रह गई। वो जानती थी कि रंगोली उसकी माँ करिश्मा के बारे में बात कर रही थी। काफी लंबे समय बाद, करिश्मा की मौत के कुछ सालों बाद रुद्रराज को उसके परिवार ने वापस से अपना लिया था लेकिन शशक से वो अभी भी कटेक्टे से रहते थे। इसीलिए रुद्रराज अपने परिवार के घर में नहीं रहता था। उसने शशक के लिए अपना घर अलग से बना लिया था। ऊपर से उसके परिवार ने उस पर बहुत दबाव डाला था कि वो दूसरी शादी कर ले लेकिन रुद्रराज बिल्कुल नहीं माना था। ऊपर से उसने शशक की परवरिश जिस तरह से उसने की थी वो रुद्रराज के परिवार के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। उनके अनुसार शशक को ज्यादा छूट उसको बिगाड़ देगी और वो भी अपनी माँ की तरह उनके घर की इज्जत उछालती फिरेगी। और अभी फिलहाल के लिए रंगोली का इशारा भी उसी तरफ था। शशक ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, दी, मैंने कहा ना कि मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। वो बस मुझे लिस्ट देने आया था। वो तुम्हें पीडीएफ भी दे सकता था ना। फिर वो स्पेशली लिस्ट देने क्यों आया तुम्हें शशक? दी, मैंने कहा ना कि डॉट। शशक, अगर तुम दूसरों को मौका नहीं दोगी तो क्यों ही वो तुम्हें अप्रोच करेंगे? तुम सबके साथ इतना खुलकर बिहेव करती हो इसीलिए सब तुम्हारे पास इतनी आसानी से आ जाते हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। हम लड़कियों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए ना, वरना कुछ गलत तो होगा ही अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो। रंगोली की बात सुनकर शशक चुप हो गई। वहीं कनिका एकदम से बोल उठी, बिल्कुल शशक, अब लड़कों का क्या है? वो तो यहाँ वहाँ थोड़ा बहक ही जाते हैं, कभी गुस्से में तो कभी कैसे, लेकिन हम लड़कियों को ध्यान देना चाहिए ना कि हम अपनी लिमिट में रहें। शशक ने अपना सिर हिला दिया। इसी बीच रंगोली ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, आई होप कि तुम समझोगे कि हम में से कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है बट यू हैव कंट्रोल योरसेल्फ और हाँ, साहित्य से भी थोड़ा दूर रखने का ट्राई करो। शशक ने उसकी तरफ देखा तो रंगोली हल्के से मुस्कुरा दी, साहित्य तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए तुम भी वैसे ही रहने का ट्राई करो। थोड़ा समझा करो चीजों को।
हर बार ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोगों को तुम्हारी वजह से अपनी चीजें छिपानी पड़ती हैं। शशक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वहीं धरा की आंखें सिकुड़ गईं। रंगोली फिर शशक का कंधा थपथपाकर वहां से चली गई। शशक ने धरा की तरफ पलटकर कहा, एंड में क्या कहकर गई ये और क्यों? इससे पहले कि धरा कुछ कहती, मोहित एकदम से उसके पास आया। अरे उनको छोड़, तू ये देख। शशक और धरा ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कागज की तरफ देखा और फिर कहा, इस डिजाइन में तो कल की डेट है। मतलब? मोहित एकदम से उसके गले लग गया तो शशक भी उछलने लगी, लेकिन धरा ने अपना सिर हिला दिया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं किसी का भी ध्यान शशक के ठीक ऊपर वाली छत पर नहीं था, जहां रानी मकड़ी आराम से छत से चिपकी सारी चीजें देख रही थी। उसने जाला बुनना अभी भी शुरू नहीं किया था। इन्फिनिटी के लड़कियों के हॉस्टल में शशक एक बिस्तर पर लोटपोट हुए जा रही थी और वहीं धरा उसको देखकर चिढ़ रही थी। उनके सामने वीडियो कॉल पर मोहित लैपटॉप की स्क्रीन में से झांक रहा था। धरा कुछ देर तक तो शशक को देखती रही, लेकिन फिर उसने चिढ़कर कहा, तू मेरे बिस्तर पर ऐसे लोटपोट होना बंद करेगी? फॉर गॉड सेक, गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ। शशक एकदम से रुक गई। फिर वो उठकर बैठ गई। तू क्यों इतनी सड़ी पड़ी है, जैसे किसी ने करेले के पकौड़े नीम की चटनी के साथ तुझे खिला दिए हों? क्या हुआ है? यू शुड बी हैप्पी फॉर मी। मैं हमेशा तेरे लिए खुश होंगी, लेकिन पहले कन्फर्म तो हो जाए कि वो खुशी तेरे ही लिए है। शशक, धरा ने गंभीर आवाज में कहा, तुझे कैसे पता कि साहित्य तुझे ही प्रपोज करने वाला है? शशक के चेहरे पर हैरानी उभर आई तो वहीं मोहित ने एकदम से कहा, अरे कन्फर्म हो गया है कि वो ब्रेसलेट साहित्य सर शशक के लिए ही ले रही हैं। जब मैंने उनको रिसिप्ट लौटाई तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि मैं शशक को ना बताऊं। शशक ने अपना सिर हिला दिया और फिर कहा, और वो वीजी ब्रांड की चेरिश योर लव सीरीज का ब्रेसलेट है। इसे आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को ही दे सकते हो। एंड साहित्य सर ने प्रपोजल ब्रेसलेट चूज किया है। बेसिकली इस ब्रेसलेट पर प्रपोजल डे की डेट कस्टम लिखवाई जाती है। एंड मुझे पता है, मैं भी वीजी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुझे कैसे पता है कि वो ब्रेसलेट तेरे लिए ही है? धरा ने सीधा शशक की तरफ देखा। शशक ने हैरानी से कहा, तो फिर किसके लिए होगा? धरा ने तुरंत एक नाम कहना चाहा, लेकिन फिर वो रुक गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। आई विश कि वो स्पेशल ब्रेसलेट तेरे लिए ही हो। शशक हल्के से मुस्कुरा दी। फिर वो जाकर धरा से लिपट गई। डोंट वरी बेबी, वो मेरे लिए ही होगा। कल का यूथ फेस्टिवल द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एवर होगा, तू देख लेना। धरा भी हल्के से मुस्कुरा दी और उसने शशक के गाल थपथपा दिए। शशक की मुस्कान गहरी हो गई और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। उसने अपना सिर हिला दिया। रानी मकड़ी अभी भी उसके साथ थी, लेकिन शशक को कभी उससे डर नहीं लगा, बल्कि शशक को हमेशा यही लगता था कि उसके रहते कुछ गलत नहीं हो सकता है। और कल भी उसके सबसे बड़ी खुशी के मौके पर ये रानी मकड़ी उसके साथ होगी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? चैप्टर 3। सुबह का समय था और अनंत इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में शशक ने अपना एक काला बैग उठाकर बिस्तर पर रख दिया। धरा ने उस तरफ देखा और हैरानी से कहा, मैं, तू और मोहित बस कल के एक दिन के लिए कैंपिंग पर जा रहे हैं। फिर इस बैग में तूने इतना क्या भर लिया कि ये पूरा फूल गया है? 2 पोर्टेबल पावर बैंक, एक पार्ले जी का बड़ा पैक और साथ में एक म्यूजिक स्पीकर, एक जोड़ी ट्रैक सूट, एक टॉर्च और उसके साथ एक टी बैग। शशक ने अपनी लिस्ट गिनवा दी। घरा हैरानी से उसकी तरफ देखा। शशक, मैं मानती हूँ कि टॉर्च की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ में कपड़े और तेरा पार्ले जी प्रेम भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन 2 पावर बैंक और टी बैग का क्या करेगी तू मेरी माँ? अरे हम लोग जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं, और अगर कहीं खो गए तो 2 पावर बैंक सही रहेंगे ना? और साथ में चाय बनाने के टी बैग जरूरी होगा, क्योंकि शक्कर और दूध तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन चाय पत्ती थोड़ी मिलती है। शशक, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुझे अपने बैग में इतनी अजीबोगरीब चीजें डालने का क्या मजा आता है यार। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने अपने बैग में मोनालिसा की पेंटिंग चुराकर डाल रही हूँ। ये सब काम की चीजें हैं और तुझे नहीं पता। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो मेरा स्टील का गिलास कितना काम आया था। तू ना, रहने दे, तू रहने दे। तुझे जो सामान रखना है तू रख। तू एक काम कर, वहां रखा हुआ वो नेल कटर भी उठाकर डाल ले। यार,
अच्छा याद दिलाया तूने, मैं भूल गई थी। शशक ने इतना कहकर नेल कटर उठाकर बैग में डाल लिया तो धरा ने एक सांस छोड़ी। मैं मजाक कर रही थी शशक, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। लेकिन अभी बताना कि मैं पार्टी के लिए क्या पहनूं? शशक ने अपनी अलमारी खोलते हुए कहा तो धरा ने हैरानी से कहा, तू क्यों इतना तैयार होने के बारे में सोच रही है? तू तो कहीं भी घुस जाती है ना, कुछ भी पहन कर। हाँ लेकिन आज स्पेशल ऑक्शन है ना, भूल गई? वीजी का ब्रेसलेट। तो मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ। शशक हल्के से मुस्कुरा दी। धरा उसकी तरफ देखती रही। वास्तव में धरा दिल से मना रही थी कि जो शशक सोच रही है वही सच हो, नहीं तो इस लड़की का दिल टूट जाएगा। शशक बचपन से साहित्य को पसंद करती थी। बात यही थी कि शशक की माँ के बारे में उसी के परिवार ने बहुत सारी बातें फैला रखी थीं। इससे ये चीज हुई थी कि शशक से सब बच्चे दूर रहते थे। सिर्फ मोहित और धरा ही थे जो शशक से दोस्ती करके दोस्ती निभा रहे थे। ऐसे में शशक के बड़े पापा के बिजनेस पार्टनर ने उनके पड़ोस में घर लिया और उन्हीं का बेटा था साहित्य। साहित्य का स्वभाव शुरू से ही धरा को स्वार्थी लगता था। शशक छोटी उम्र से ही अपने पापा के साथ खाना बनाने में दिलचस्पी लेने लगी थी और सच पूछो तो शशक कमाल का खाना बनाती थी। 14 साल की उम्र में भी शशक ने केक बनाना शुरू कर दिया था और उसका ड्राई फ्रूट्स केक तो कमाल का होता था। और संयोग से अपने घर की पहली पार्टी में शशक के हाथ का केक साहित्य ने खाया था और अवसर शशक के साथ दोस्ती करने के बाद वो शशक से मांग करता था कि शशक उसको वो बना कर दे। साहित्य वैसे शशक के साथ अच्छा था लेकिन शशक की किसी भी की गई चीज की उसे कद्र नहीं थी। वो शशक की दोस्ती का फायदा उठाता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। अपने तो अपने दोस्तों के बर्थडे केक भी मुफ्त में बनवाता था। और शशक, वो तो मानो प्यार की भूखी थी। बहुत कम लोग थे इस दुनिया में जिनकी आंखों में शशक खटकती नहीं थी और उसे लगता था कि साहित्य भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए वो साहित्य को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और यही दोस्ती धीरे धीरे करके उसके एक तरफा प्यार में बदल गई। अब ये हालात थे कि यूनिवर्सिटी में सभी लोग शशक के इस एक तरफा प्यार के बारे में जानते थे। शशक प्रतिदिन सुबह साहित्य के लिए नाश्ता बनाकर लाती थी, उसकी असाइनमेंट बनाती थी और काफी सारी और भी चीजें करती थी। लेकिन धरा को पूरा यकीन था कि साहित्य बस शशक के एकतरफा प्यार का फायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं। ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? बाय गॉड, इस तरीके से एक जगह सेटल हो गई हो जैसे खून चूसता मच्छर। शशक ने धरा की आंखों के सामने चुटकी बजाई तो धरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शशक ने अपना सिर हिला दिया। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? वो कीचड़ा तुम्हें दोबारा से परेशान कर रहा है क्या? धरा ने हल्के से अपना सिरना में हिला दिया। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेरी प्यारी शशक आज ऐसा क्या पहने कि पार्टी में किसी की भी नजरें उसके ऊपर से ना हटें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू ताना मगर रही है। इसमें ताना क्या है? और नहीं तो क्या, ऐसा क्या पहने कि किसी की नजर ही ना हटे। साला अपन को आचार में लगी फफूंद नहीं बनना है कि किसी की नजर ही ना हटे। शशक यार, मत दिया कर एग्जाम्पल। कितनी बार बोला है तुझे? इससे पहले कि शशक कुछ कहती, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। शशक और धरा ने उस तरफ देखा और फिर धरा ने हल्के से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसका दिमाग घूम गया। सामने एक लंबे घुंघराले बालों वाली लड़की खड़ी थी जो बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैननक्श और तराशा हुआ माथा। उसने एक लंबी सी फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी जो कि उसके गले से थोड़ा नीचे से लेकर उसके टखनों तक थी। उसने पैरों में हील्स पहनी हुई थी और उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। धरा ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। नहीं, उसे मेकअप से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि फिलहाल के लिए सिर्फ 7 बजे थे। अगर पैकिंग नहीं करनी होती कैंपिंग के लिए, वो और शशक 10 बजे की क्लास के लिए 9:30 बजे उठते थे। और फिलहाल के लिए शशक और वो दोनों ही अपने पूरे देवताओं के आशीर्वाद का आह्वान कर रहे थे कि वो लोग ना सोएं क्योंकि पार्टी के कारण उनकी क्लासेस 8 बजे शुरू थी। धरा ने फिर हल्की आवाज में कहा, हेलो सुहानी। बैड मॉर्निंग। सुहानी की आंखें सिकुड़ गई। गुड मॉर्निंग होता है। वैला, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पीठ के पीछे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ जानते बूझते हुए भी एक्स्ट्रा अफेयर चलाने वाली लड़की को अगर मैं गुड मॉर्निंग कहूंगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। आई विश यू वेरी वेरी बैड मॉर्निंग।
भगवान करे कि तुम्हारी प्यारी सी ड्रेस पर कौआ पॉटी कर जाए। नाउ गो टू हेल। धरा मुस्कुरा दी और उसने दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन सुहानी ने दरवाजे को धक्का दे दिया और लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुमसे थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़ाई में अच्छा समझती हूँ मैं स्वयं को। तुम्हें कोई दिक्कत है भी तो भी मैं समझना बंद नहीं करूंगी। धरा ने अपनी बाहें लपेट लीं। सुहानी का मुंह लाल हो गया। तुम मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है? तो सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर पोंछा मारने के लिए आई हो, या फिर नए बॉयफ्रेंड की भीख चाहिए? धरा ने पूरी शांति के साथ पूछा। सुहानी का चेहरा गुस्से के मारे काला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि सुहानी चीखने चिल्लाने लगती, शशक आगे आकर खड़ी हो गई। सुहानी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुहानी ने उसे भी घूरकर देखा, लेकिन शशक उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। सुहानी वास्तव में शशक के बड़े पापा की दूसरी बेटी और रंगोली की छोटी बहन थी। शशक की उम्र की थी, लेकिन शशक की उससे ज्यादा बनती नहीं थी। ऊपर से सुहानी ने धरा के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सीक्रेट अफेयर चलाया हुआ था, जबकि पूरा हॉस्टल जानता था कि तनिष्क और धरा एक रिश्ते में हैं। अगर धरा ने उन लोगों को पकड़ा नहीं होता रंगे हाथों तो किसी को पता नहीं चलता। वो लोग पिछले 6 महीने से ये सारी चीजें कर रहे थे, और अब फिलहाल के लिए जबकि वो पकड़े गए थे तो तनिष्क और सुहानी एक खुले रिश्ते में आ गए थे। लेकिन शशक के हिसाब से शायद ही सुहानी जानती होगी कि तनिष्क अभी भी धरा को लगातार मैसेज करता रहता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों लूजर्स से मिलने का। जस्ट टेक दैट। चाचू ने तुम्हारे लिए भेजा है। और हाँ, दोबारा मुझे ये फालतू के काम बताने की जरूरत नहीं है, बोल देना चाचू को। सुहानी ने एक छोटा सा बैग शशक की तरफ उछाल दिया तो शशक ने उसे पकड़ लिया। फिर शशक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बिल्कुल, मैं बोल दूंगी। साथ में ये भी बोल दूंगी कि तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट चिप्स केक भी तुम्हारे लिए भिजवाना बंद कर दें। राइट? सुहानी बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने दोनों सहेलियों को घूरकर देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। घरा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना सिर हिला दिया। मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये दोनों तेरी ही कजिन हैं। यकीन मान कि मुझे भी यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है मानो बिरयानी की फैमिली में बासी चावल आ गए हैं। शशक बैठ गई और उसने बैग खोला तो उसमें कुछ पेपर्स और साथ में एक चाबी थी। शशक रहे एक गहरी सांस छोड़ी। मैं पार्टी में जाने से पहले बैंक जाऊंगी, उसी के बाद हम लोग तैयार होंगे। मैं भी साथ में चलूंगी। लेकिन ये पेपर्स और ये सारी चीजें हैं क्या? दोबारा बैंक में जमा करवानी है? धरा ने पूछा तो शशक ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, पाने कुछ और एफडी करवाई हैं और साथ में एक छोटी सी शॉप और ली है। ये चाबी तो मेरे पास रहेगी क्योंकि मास्टर की है और पेपर्स बैंक में। धरा ने कुछ सोचा और फिर कहा, वो टैक्स घोटाला अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि कोई अंदर का आदमी है जो करप्शन कर रहा है और जानबूझकर मेरे पा को फंसा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ किसी को मेरे पा के साथ है। वो एक्चुअली में मेरे पा को फ्रेम करना चाहते हैं। शशक ने गंभीर आवाज में कहा। तूने अंकल से इस बारे में बता कि? नहीं, उन्हें वैसे भी लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ, इसलिए कुछ भी कहना बेकार है। फिलहाल के लिए वो अपनी सारी सेविंग्स को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हैं और एफडी बना रही हैं। ये उसी के पेपर्स हैं। शशक की बात सुनकर धरा ने अपना सिरहा में हिला दिया। उसके बाद शशक ने वो सारी चीजें इकट्ठी की और कहा, हमारे लोग पार्टी से डायरेक्ट निकल जाएंगे ट्रिप के लिए, इसलिए मोहित को बोल कि वो अपना बैग लेकर आ जाए। शशक, तेरे अनुसार अगर आज साहित्य तुझे प्रपोज करेगा तो तुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए? तूने कैपिंग का प्लान क्यों बनाया? शशक पलट गई और मुस्कुरा दी। बस ऐसे ही मन कर रहा है मेरा। बाकी वो जो प्रपोज करेगा तो उसके बाद हमारे ये सडन ट्रिप अगर कम हो गए तो? धरा ने अपना सिरना ये हिला दिया। तू ना पागल है एक नंबर की। इतना कहकर उसने तौलिया उठाया और अंदर चली गई। वहीं शशक की मुस्कान उसके जाते ही गायब हो गई। उसने दूसरी तरफ अपने लैपटॉप की तरफ देखा और वीजी की चेरिश योर लव स्पेशल कलेक्शन को देखने लगी। दरअसल जो मोहित ने उसे ब्रेसलेट बताया था रिसिप्ट वाला, उसे शशक ने ध्यान से देखा नहीं था। पर अब शशक ने ध्यान से देखा था तो वीजी ब्रांड में वैसे 2 ब्रेसलेट थे,
एक प्रपोजल के लिए और एक साल की एनिवर्सरी मनाने के लिए। दोनों में ही बहुत हल्का सा अंतर था। और साहित्य ने जो खरीदा था वो 1 साल वाली एनिवर्सरी का था। यानी कि साहित्य किसी के साथ अपनी 1 साल की एनिवर्सरी मनाने जा रहा था। और इस सब के बावजूद उसने शशक को भनक तक नहीं लगने दी, जबकि शशक ने एक दिन उससे कहा था, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाए तो बता देना, ताकि मैं अपने वन साइडेड लव को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। आई विल नॉट बॉदर यू एवर, आई प्रॉमिस। अपने लैपटॉप को झटके से बंद करके शशक हल्के से मुस्कुरा दी। ब्लडी स्पेशल ओकेशन, इसके लिए स्पेशली तैयार होना तो बनता है। इतना कहकर वो पलटी और उसने अपनी अलमारी से एक गहरे लाल रंग की शर्ट और एक खाली जीन्स के साथ एक काले रंग का ब्लेजर निकाल लिया, जिसकी जेब के ऊपर लाल रंग का गुलाब बना हुआ था। शशक जानती थी कि साहित्य का अब उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं रहने वाला है आज के बाद से, लेकिन वो देखना चाहती थी कि पिछले 1 साल से किसके साथ मिलकर साहित्य उसे मूर्ख बना रहा है। शाम का समय था जब यूनिवर्सिटी के गेट पर एक बाइक आकर रुकी और उसे चला रही शशक ने अपना हेलमेट निकालते हुए कहा, साली धरा, तूने इसकी लास्ट सर्विसिंग कब करवाई थी? पीछे बैठी हुई धरा ने अपना हेलमेट निकालते हुए शशक को एक चपत सिर पर धर दी। कितनी बार कहा है कि गाली नहीं देनी है? यार कमाल करती हो तुम। साला साली गाली थोड़ी होता है, इट्स जस्ट अ प्यार भरा संबोधन फॉर फ्रेंड्स। तुम तो ऐसे रिएक्शन दे रही हो कि जैसे किसी ने मुर्गे के सामने चिकन खा लिया हो। शशक ने चिढ़कर कहा तो धरा ने अपना सिर हिला दिया। तुम और तुम्हारे एग्जाम्पल शशक दिन ब दिन और ज्यादा पागल होते जा रहे हैं। इतना कहकर वो उतर गई तो शशक ने बाइक को पार्किंग में लगा दिया। इसी बीच मोहित भी अपनी बाइक पर आ गया। उसने बाइक को पार्किंग में लगाया और फिर हेलमेट उतारकर उसने कहा, शशक, तुझ पर क्या किसी ओलंपिक हारी हुई आत्मा का परछावा चढ़ा था क्या? कितना दौड़ा रही थी बे बाइक को तू? दिमाग हिलविल गया था क्या? साले तू धीरे आया है और मुझे बोल रहा है। मुझे और धरा को तैयार भी तो होना है, तो हम क्या तेरे चक्कर में पीछे रहते? शशक ने तपाक से कहा तो मोहित ने कहा, हाँ हाँ, तैयार होना तो ऐसे बोल रही है जैसे कहीं की राजकुमारी हो और मैडम को राज दरबार के लिए तैयार होना। देख मोहिनी, ज्यादा मत बोल। मेरा दिमाग वैसे ही अपने संतपने में नहीं है आजकल। मैं साला हेलमेट मार दूंगी तेरे सिर पर। शशक चिढ़ गई। ए तुम दोनों को झगड़े के अलावा और कुछ दिखता नहीं है क्या? यार हद करते हो। चुपचाप चलो ना। और शशक, तू जरा ज्यादा चल, अपने को सच में तैयार होना है। धरा ने जब दोनों को डांट दिया तो वो दोनों चुप हो गए। फिर वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वैसे शाम ही थी, लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा था तो अंधेरा हो आया था। इसी बीच मोहित की नजर ऊपर पड़ी तो उसने एकदम से कहा, बाय गॉड, क्या अजीब नजारी है। शशक और धरा ने उसकी तरफ देखा तो मोहित ने सामने की तरफ इशारा कर दिया। दोनों लड़कियों ने भी सामने देखा तो यूनिवर्सिटी की 10वीं मंजिल के अंदर खूब सारी रोशनियां चमक रही थी, जहां पार्टी होनी थी, लेकिन उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर घुप्पा अंधेरा छाया हुआ था। मोहित ने एक गहरी सांस ली। ये मेन लाइब्रेरी में इस वक्त जाना कितना भयानक होगा ना, इसीलिए तो वहां कोई रात के वक्त जाता नहीं है। तुझे पता नहीं क्या कि 2 साल पहले क्या हुआ था? धरा ने कहा तो मोहित चुप कर गया और शशक अपनी सोच में डूब गई। दरअसल ठीक 2 साल पहले यहाँ से एक लड़का शाम 6 बजे के बाद गायब हो गया था। लाइब्रेरी के कैमरा के मुताबिक वो लाइब्रेरी के स्टोर रूम में गया था। वहां से उसने एक बहुत बड़ी मोटी किताब बाहर लाई थी और उसे पढ़ने बैठ गया था। उसके बाद वो उस किताब को जब पढ़ बैठा था तो फिर किताब को लेकर अंदर गया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। पूरी यूनिवर्सिटी छानी गई थी, लेकिन उस लड़के का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया या फिर उसके साथ क्या हुआ। और तब से लेकर आज तक ये लाइब्रेरी भूतिया मानी जाती थी। जो लोग रात के समय वहां जाते थे, सब लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां किसी को घूमते हुए देखा था, इसलिए रात के समय किसी का भी वहां पर जाना बंद कर दिया था। बस कभी ज्यादा काम हो तो 2 लाइब्रेरियन एक साथ रुकते थे। लेकिन ये लाइब्रेरी पिछले 2 सालों से बिल्कुल वैसी ही थी और इन 2 सालों में भी वो लड़का कभी कहीं नहीं मिला। कभी कभी तो लगता था मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में तो ना चला गया हो कहीं, जहां से लौटकर आना लगभग असंभव था। रात का समय था और पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी। इसी बीच शशक अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उन तीनों के बैग दूसरी तरफ रखे हुए थे। शशक के हाथ में एक जूस का गिलास था, जिसे पकड़े वो संगीत की धुन पर अपना
सिर हल्के हल्के से हिला रहा था। लाल शर्ट और काली पैंट के साथ शशक कमाल की लग रही थी। उसने अपना ब्लेजर उतार दिया था और ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे। उसके सोने की चेन साफ चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। धरा और मोहित उसके साथ बैठे माचिस को खाली गिलास में डालने की गेम खेल रहे थे। शशक ने उनकी तरफ देखा तो अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर उसने मेज पर रखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से धरा के ऊपर। धरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आय हाय मेरी जान, लव यू ढेर सारा। शशक ने उसे हल्की सी आंख मार दी। इसी बीच वेटर ने शशक के पैसे उठाते हुए कहा, इनके लिए कोई चैलेंजर नहीं है क्या? इससे पहले कि शशक कुछ कहती, उसके पीछे से एक हाथ आया और उसने 500 का नोट रखते हुए कहा, मेरी तरफ से मोहित के ऊपर। तीनों दोस्त एकदम से सामने की तरफ पलट गए तो साम्राज्य हड़बड़ा गया। बोहो हो। रिलैक्स हाइनाज, मैं जस्ट बैट लगा रहा था। मोहित एकदम से चिढ़ गया, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझ पर बैट लगाओ? साम्राज्य ने भी उसी सुर में जवाब दिया, डूड, मैं तुम्हें लिटरली इस गेम में सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? शशक ने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रख ली और अपनी कोहनियां पीछे काउंटर पर टिका ली। तुम ग्रीन फ्लैग हस्बैंड हो उसके, जो अपनी वाइफ को हर चीज में सपोर्ट करता है। साम्राज्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वेल, मोहित का तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं जिसका भी हस्बैंड बनूंगा, आई बी वेरी सपोर्टिव फॉर हर। आई एम अ ग्रीन फ्लैग। देखने के लिए चांस लेना चाहोगी? शशक ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर ली। आई लव टू मेक पीपल ईट पॉइजन। चांस लेना चाहोगे? साम्राज्य चुप पड़ गया तो वहीं मोहित और धरा हंस पड़े। साम्राज्य ने फिर हल्के से कहा, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? व्हाई डू यू हेट मी सो मच? पहला, तुम उस कीचड़े तनिष्क के दोस्त हो जिसने मेरी दोस्त के साथ चीट किया। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स शशक। दूसरा, मुझे तुम्हारे ऑक्सीजन कंज्यूम करने से दिक्कत है। इट्स अ थ्रेट फॉर एनवायरमेंट। अगर मैं ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करूंगा, आई विल डाई यू इडियट। एग्जैक्टली। शशक हल्के से मुस्कुरा दी। साम्राज्य को अब समझ आया कि शशक क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने कुछ कहना चाहा कि तभी अचानक से शशक की पुतलियां घूमी और बाएं से दाएं तरफ चली गई। साम्राज्य की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पलट कर देखा तो साहित्य तेजी से दरवाजे से बाहर निकल रहा है। यू वॉन्ट टू नो कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? साम्राज्य ने शशक की तरफ पलटते हुए कहा। शशक ने अपनी पुतलियां उसकी तरफ घुमाईं। क्या तुम्हें पता है? साम्राज्य हल्के से मुस्कुरा दिया तो शशक ने अपना सिरहा में हिला दिया। वो एकदम से कुर्सी से नीचे उतर गई और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओके देन, लेट्स गो टू सी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी?